तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्या आपने अपने अमन भैया का जो सेमिनार हुआ था अनअकैडमी पर उसको देखा है? अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने आज इस वीडियो में कोशिश की है कि यार उस 5 घंटे का जो लाइफ चेंजिंग सेमिनार हुआ था उसको मैं बहुत ही कम टाइम में पॉइंट के थ्रू जल्दी कवर कर सकूं और आपको बता सकूं कि यार उस सेमिनार में किन किन पॉइंट्स पर बात हुई। तो बस यार फिर देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस सेमिनार में मैन किस पॉइंट पर बात की गई और मैं कोशिश करूंगा कि उस सभी पॉइंट्स को समराइज़ कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले बता दूं भाई कि मैंने जो जितने भी पॉइंट्स पर उस सेमिनार में बात हुई है सबको नोट डाउन कर लिया है। तो यार क्योंकि उतना बड़ा सेमिनार था, सारे पॉइंट्स याद रख पाना बहुत मुश्किल था, तो मैंने पूरा समराइज़ किया हुआ है, एक पेज पर पूरा लिखा हुआ है। तो इसी से देखकर मैं आप लोग को बताऊंगा यार कि उस सेमिनार में मेन पॉइंट जो थे उस किस किस पॉइंट पे बात की गई और उसके जो उस पॉइंट के अंदर जो भी उन्होंने समझाया है वो भी मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो यार फिर बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने उस सेमिनार में कवर किया था वो था माइंडसेट। अगर आपने सेमिनार देखा होगा तो आपको याद होगा और अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो है उनका वो था माइंडसेट। उन्होंने माइंडसेट के अंदर सबसे पहले बात की थी यार नेगेटिव वाइब वाले पर्सन की, मतलब कि जो भी पर्सन्स आपको नेगेटिविटी देते हैं, उनका कहना ये था कि जो भी पर्सन आपको नेगेटिविटी देते हैं आपको उन लोगों से दूर रहना है, जो कि एक सही भी बात है। और उनका कहना था कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ और कोशिश करो कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सको। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेंगे और कभी मोटिवेट नहीं करने वाले। तो यार ये था माइंडसेट के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि उन्होंने निगेटिव वाइब वाले पर्सन से दूर रहने को बोला। दूसरा सब पॉइंट था माइंडसेट के अंदर जिसमें उन्होंने बात करी वो था यार सक्सेस मीनिंग फॉर यू, मतलब आपके लिए सक्सेस की मीनिंग क्या है। चाहे वो आपके लिए सक्सेस हो सकती है आपकी हेल्थ, आपका जो कहना चाहिए मनी हो सकती है आपकी सक्सेस, आपके लिए रिलेशनशिप आपकी सक्सेस हो सकती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सक्सेस की मीनिंग क्या है। ये उनका सेकेंड पॉइंट था माइंडसेट के अंदर कि आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि मतलब सक्सेस की जो मीनिंग है वो आपके लिए क्या है। क्या मनी है, क्या हेल्थ है, या फिर रिलेशनशिप है, या फिर कुछ भी हो सकती है जो जिसमें भी आप सक्सेस पाना चाहते हो। ठीक, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। जो उन्होंने बताया था वो था एनवायरनमेंट, मतलब कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में मतलब बैठ के पढ़ रहे हो। कई लोग होते हैं कि लेट के पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो उसमें उनका मेन फोकस था कि आपको हमेशा बैठ कर ही पढ़ना है। एनवायरनमेंट इसी उसमें बात की गई थी कि आपको हमेशा जब भी आप पढ़ाई करो तो वो हमेशा आपको क्या करना है, बैठ के ही पढ़ना है। इस माइंडसेट वाली जो टॉपिक था इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की और इसमें सबसे मेन जो बात उन्होंने बोली यार कि आपको ये देखना है कि आप वैल्यू एडिशन कैसे कर पा रहे हो, आप इस सोसाइटी में किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहे हो, लोगों को क्या सुविधा दे पा रहे हो, लोगों की लाइफ में कैसे मतलब ईजी उनकी लाइफ को ईजी बना पा रहे हो। ये उनका मेन टारगेट था और उन्होंने मतलब बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी सक्सेस हुए वो सब लोगों ने किसी न किसी तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन किया, उनकी लाइफ को इजी बनाया, इसलिए आज वो सक्सेस हो पाए। तो वही उनका इस माइंडसेट में एक ये भी पॉइंट था कि आपको किसी भी तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है और वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आता है एक और उन्होंने बात की थी कि आपको हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आपको कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम में नहीं बैठे रहना है और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया वो था कोरोना वायरस का कि जिन्होंने भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम बना के रखी थी, मान लो कोई टीचर था और वो टीचिंग ही बस करता था, तो कोरोना के टाइम क्या हुआ, उसकी की टीचिंग की जॉब चली गई और वो बंदा कोई भी मतलब जॉबलेस हो गया और कोई भी उसके पास जॉब नहीं थी। तो वही उन्होंने कहा कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनानी होगी कि अगर कोई पेंडेमिक कोरोना जैसा फ्यूचर में आता है या फिर कोई भी सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो आपके पास एक नहीं बहुत सारी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगी जहां से आपके पास पैसा आ रहा होगा। तो अगर एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो गई तो आपके पास दूसरी जगह से पैसा आता रहेगा। तो यही एक पॉइंट था कि आप हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। उसके बाद था उनका डोंट सेटल, मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई उस सेमिनार में कि आपको कभी सेटल नहीं होना है। मतलब कहते हैं ना कि यार मैं शादी कर लूँगा उसके बाद सेटल हो जाऊँगा, इतनी की जॉब होगी, मतलब 10,000 रुपये जॉब से आ रहे होंगे, 15,000 20,000 आ रहे होंगे, उसको यहाँ खर्च कर रहा हूँगा,
EMI पे गाड़ी उठा लूँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा और मतलब एक तरीके से सेटल हो जाऊँगा। मतलब वो अपना जो खर्चे हैं वो तो बढ़ा देते हैं, बट आगे ग्रो करने की नहीं सोचते, जॉब बदलने की नहीं सोचते, आगे जाने की नहीं सोचते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अब सेटल होगा इस जॉब में। तो वही उनका कहना था कि यार डोंट बी सेटल, मतलब कभी सेटल मत हो, हमेशा सोचो कि आप कैसे सीखते हुए उस चीज़ से आगे जा सकते हो। ये था सबसे पहला पॉइंट माइंडसेट पर जिस पर उन्होंने बात की थी। अब सेकेंड पॉइंट जो था उनका मेन पॉइंट वो था रियल एस्टेट। अब इस पॉइंट पर आते हैं, इस पर भी बहुत सारी बातें हुई, बट मैं आपको समराइज़ करके मेन पॉइंट बताता हूँ। वो ये है कि देखिए, उनका समझाने का पर्पज़ ये था रियल एस्टेट में कि आप अगर रियल एस्टेट नहीं जानते तो रियल एस्टेट को आप ऐसे समझिए कि आपने किसी भी जगह पर, मान लो आपने समझा कि यार ये जगह जो है आने वाले टाइम पे यहाँ पर, मान लो अभी स्कूल है, नहीं चल रहा है, कॉलेज है, और वहाँ के आसपास में आपने देखा कि यार ये प्रॉपर्टी है। आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। मान लो घर है वहाँ पर, आपने वहाँ पर घर खरीदा। उस घर को खरीदने के बाद आपने क्या किया, उसको मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स जो थे उनको निकाला और क्या किया, हॉस्टल बना करके आने वाले वहाँ पर जो भी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर दे दिया। तो मान लो आपने क्या किया, उस जो भी आपका हॉस्टल आपने बनाया, जो भी किया, जितने में भी खरीदा, मान लो आपने उसको खरीदा 10 लाख में, 5 लाख में आपने क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगा करके आप क्या कर रहे हैं, उसमें मतलब कि हॉस्टल वगैरह बनवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको और अच्छे से कर रहे हैं, और इस तरीके से आपका 15 लाख रुपए लगता है। और आप क्या करते हैं कि वहाँ पर या तो आप उसको किराए से चला सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स को आप किराया दे करके लाइफ टाइम उससे अर्निंग कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसी हॉस्टल को आप क्या कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई उसमें 15 लाख की और आपने उसे सेल कर दिया कितने में, 20 लाख या 25 लाख, तो आप एक साल में कितना अर्न कर लेंगे उससे, सीधे सीधे 5 लाख या 10 लाख, ठीक, जितना भी आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से रियल एस्टेट ही कहलाता है। मतलब आप एक साल में सीधे सीधे कितना कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं या फिर 15 लाख, जो भी आप उसका मार्जिन रखते हैं। बट इसमें ये रिस्क रहता है कि आपको बहुत सोच समझ करके प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। जो थर्ड पॉइंट उन्होंने जो कवर किया वो था स्टॉक मार्केट। अब ये स्टॉक मार्केट क्या था, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मैं शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात की गई म्यूचुअल फंड्स की। मतलब ये जो सेमिनार था इसमें उन्होंने बात किया म्यूचुअल फंड में, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। तो अब इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया, तो उन्होंने बताया कि देखिए, फंड जो होता है म्यूचुअल फंड में, फंड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव फंड और दूसरा होता है पैसिव फंड। ये 2 टाइप आपको समझने होंगे, एक होता है एक्टिव फंड और दूसरा होता है पैसिव फंड। अब एक्टिव फंड क्या होता है कि अगर आप मान लो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसके थ्रू करेंगे एक्टिव फंड में, किसी ब्रोकर से आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको तो कुछ नॉलेज है नहीं उसका, तो आप क्या करेंगे, किसी ब्रोकर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि भाई क्या कैसा है, कौन सी कंपनी अच्छा मतलब कि वो कर रही हैं, परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो आप उससे सलाह लेकर के उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे। बट किसके थ्रू करेंगे, ब्रोकर के थ्रू। तो ये क्या कहलाया, एक्टिव फंड्स। बट पैसिव फंड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी ब्रोकर की हेल्प के। मतलब आप अपनी कैलकुलेशंस लगाते हैं, यार ये कंपनी है, इतने सालों में इसने ऐसा परफॉर्मेंस किया, तो आने वाले टाइम पे ये ऐसा परफॉर्मेंस करेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पैसिव फंड्स, ठीक है, मतलब जहां आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बताई यार, वो जो थी इसी में म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो थी सेंसेक्स और निफ्टी। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको कवर कर देता हूँ। जो सेंसेक्स होता है वो क्या होता है यार, कि जो टॉप 30 कंपनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेंसेक्स कहलाती हैं। जब भी आप सुनते हो कि सेंसेक्स इतना चढ़ गया, उतना नीचे हो गया, आप समझ जाओ कि जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो कितना ऊपर जा रही हैं या फिर वो नीचे आ रही है, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और अगर मैं बात करूं अब निफ्टी की, तो ये क्या होता है कि निफ्टी टॉप 50 कंपनियां जो होती हैं इंडिया की, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, वो क्या होती हैं, उनका पता चलता है कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, निफ्टी का जो इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है, मतलब कि अभी थोड़ा सा बेकार परफॉर्मेंस उनका चल रहा है।
तो यही दो चीज़ें थी यार म्यूचुअल फंड्स के अंदर उन्होंने बताई। पहला, फंड्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड। दूसरा क्या बताया उन्होंने, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, और इनके इंडेक्स देख लेना। आई थिंक मुझे याद नहीं है, दोनों है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमने स्कैम 1992 में देखे थे, और एक और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों हैं और दोनों इसके ही हैं, बट कौन सा किसका है ये मुझे याद नहीं है, तो आप गूगल में सर्च कर लेना। दोनों में से सेंसेक्स शायद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है और आपका जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है आई थिंक, बट फिर भी एक बार आप श्योर कर लेना। अब आते हैं चौथे मेन पॉइंट के ऊपर जो था इन्फ्लुएंसर डोमेन। मतलब आप समझ रहे हैं इस पॉइंट पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। ये मतलब कहना चाहिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि ये आने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो बनना चाहते हैं या फिर उस पर वर्क कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक था और मैंने इसको बहुत डीपली समझा। तो मैं इसको कवर करता हूँ और समरी आपको बताता हूँ। इस पर सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट बताया वो था यार कि आपको जब भी आप कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट बनाओ, तो अपने माइंड पे ये रखना है कि हमको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि सारी एज ग्रुप के लोग देखें। ऐसा कंटेंट हम बहुत अवॉइड करें जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए हो। जैसे कि आप अगर एजुकेशन में जाओगे तो एजुकेशन में आप अगर 12th का पढ़ा रहे हो तो सिर्फ आप टारगेट कितने लोगों को कर रहे हो, 1 लाख बच्चों को कर रहे हो जो कि 12th में पढ़ते हैं। बट अगर आप कॉमेडी में जाते हो, ब्लॉगिंग में जाते हो, गेमिंग में जाते हो, तो यहाँ पर क्या है कि ऑल एज के जो ग्रुप्स के लोग होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। खैर गेमिंग में तो ऐसा है कि आपको 28-30 तक के ही लोग मिलेंगे, बट कॉमेडी हुआ, किसी मोटिवेशनल वीडियो हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉगिंग वगैरह हो गई, तो यहाँ पर आपको हर एज ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर डोमेन में जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने कवर किया वो था कि आपको सभी सोशल मीडिया पर वर्क करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप YouTube पर बस काम कर रहे हैं या फिर Facebook पर बस काम कर रहे हैं। आपको सभी सोशल मीडिया को इक्वल लेकर चलना होगा और सभी पर बराबर काम करना होगा। इससे क्या होगा कि अगर आपने किसी एक में भी रीच पा ली या फिर ग्रो कर लिया, आपने मान लीजिए आपने फेसबुक में ग्रो कर लिया और आपकी 1 लाख पब्लिक है, तो आप क्या करेंगे, उस पब्लिक को यूट्यूब पर भी लेकर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। तो आप किसी भी एक सोशल मीडिया अगर प्लेटफॉर्म पर ग्रो हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रो होने में। तो यही रीज़न कि उन्होंने कहा कि आप कोशिश करो और पूरी कोशिश करो कि आप सारे सोशल मीडिया पर वर्क कर सको और इक्वल तरीके से ग्रो होना है आपको और इक्वल तरीके से सभी पर वर्क करना है। थर्ड पॉइंट जो था इन्फ्लुएंसर डोमेन के अंदर वो ये था कि खुद की ब्रांड वैल्यू बनाओ। अब इसमें उन्होंने समझाया कि आपकी ब्रांड वैल्यू कैसे बनेगी। वो ऐसे बनेगी कि आपको जब पब्लिक जानेगी, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, बहुत सारे लोग जब आपको जानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। आप अपनी मर्चेंडीज़ निकाल सकते हैं कि भाई ये हमारी टी शर्ट है या फिर ये हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसको बाय कर लो, ये हमारी ये बुक है। और इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या करेंगी, आपको हायर करेंगी कि आप ये हमारा प्रोडक्ट जो है सेल करवा दो। आप खुद एक ब्रांड बन जाएंगे, आप अपने ब्रांड की मतलब टी शर्ट निकलवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बनेगी। इन्फ्लुएंसर डोमेन में जो उन्होंने चौथा और लास्ट पॉइंट कवर किया वो था अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग। मतलब कि आप ये सोचिए कि कौन से प्रोडक्ट की अभी बाज़ार में क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है। आपको सिंपली कैसे ये सोचना है कि आप कैसे उसको क्या बाय कर सकते हैं फॉरेन की कंपनियों से और कैसे उसको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करके और उसको कैसे सेल कर सकते हो। तो ये उन्होंने समझाया है और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था कि अलीबाबा से लोग कैसे, जो अलीबाबा कंपनी है उससे कैसे लोग मतलब कि प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं और उसको अपना प्रॉफिट लगा करके सीधे के सीधे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर देते हैं। उससे कुछ कमीशन उनका कटता है जो कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कंपनियां लेती हैं लिस्ट करने की, मान लीजिए 10% 15% जो भी वो लेती हैं, और उसके बाद जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है वो सीधे जो भी बेचने वाला होता है वो उसको जाता है। तो यही उन्होंने बताया कि कैसे आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर और बहुत सारा पैसा और प्रॉफिट कमा सकते हो। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने कवर किया, मेन पॉइंट जो था वो ये था रिलेशनशिप। अब उन्होंने बात करी रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में मैं सिर्फ एक ही वर्ड कहूँगा जो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, वो था यार औकात बनाओ।
ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी वो लगता है कि यार ये हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है यार, ये औकात बनाओ ये वो, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यार अगर आप पहले ये सोचो, जो उन्होंने बताया वो ये था कि आप ये सोचो कि कैसे आप जब खुद का ही खर्चा नहीं उठा पा रहे हो ऐसे टाइम पे, उस टाइम अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो कैसे आप किसी दूसरे का भी खर्चा उठा पाओगे। तो पहले यार यही कहना उनका कि खुद की औकात बनाओ, खुद एक जॉब में लगो, खुद एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाओ कि नहीं हमारे पास ये इतने मतलब पैसे हैं या फिर इतनी जॉब हमारे पास है, इसमें से इतना खर्चा हमारा मतलब आता है, इतना पे हमको मिलता है, तो इसलिए हम रिलेशनशिप में जा सकते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर है और हम अपने साथ साथ दूसरे का भी खर्चा उठा सकते हैं, हम अपने बच्चों का भी खर्चा उठा सकते हैं। तो यही उनका बताने का पर्पज़ था कि यार सबसे पहले अपनी औकात बनाओ। ये नहीं कि मम्मी के पैसे से मतलब कि पिज़्ज़ा खिलाने ले जा रहे हैं सामने वाली बंदी को या फिर जो भी हैं उनको ले जा रहे हैं और फिर उसके बाद पैसे खर्च कर रहे हैं, तो यार ये बात गलत है। तो वही उन्होंने कहा कि नेहा को तभी घुमाने ले जाओ भैया जब आपके पास जेब में पैसा हो और खुद का पैसा हो, ये नहीं कि मम्मी पापा का पैसा हो या मम्मी पापा की गाड़ी हो और उसको घुमाने ले जा रहे हो। तो वही एक उन्होंने कहा कि फिर अपनी सबसे पहले औकात बनाओ। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने कवर किया वो था डिजिटल मार्केटिंग। ये भी एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपने YouTube पर या फिर प्ले स्टोर में कोई चीज़ सर्च करी, मान लो प्ले स्टोर में गया, मैं आपको खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं प्ले स्टोर पर गया, अब मुझे सेमिनार देखना था तो मैंने अनअकैडमी वहाँ पर लिखा और उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग इतना पावरफुल है कि उसने जैसे ही मैं यूट्यूब में कोई भी चीज़ देखता तो वो क्या करता है कि अनअकैडमी का ऐप मुझे दिखाने लगता, लेट्स क्रैक इट। उसके बाद उनका ऐप पूरा एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाता, भले मैं उसको स्किप कर सकता था बट मैं जहाँ भी जाता अनअकैडमी का ऐप मुझे दिखने लगता। मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट था वो मुझे टारगेट करके दिखा रहे थे, उनको पता था कि मैंने इंस्टॉल किया है तो वो क्या करना चाह रहे थे, उसका एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखा करके उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। उन्हें पता था मैंने इंस्टॉल किया है। तो यही है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आपने कोई चीज़ सर्च किया और उसके ऐड आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने लगे, वही क्या कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ऐड का शो होना। मान लो आपने कोई चीज़ सर्च करी, बोया बाय M1 माइक सर्च किया या फिर आपने कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ सर्च करी, तो आप देखते हो उनकी आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब जाते हो तो उसके ऐड आपको शो होने लगते हैं। तो यही है डिजिटल मार्केटिंग कि आपको किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करके आप अपने एड्स जो है रन कर सकते हो, यही उन्होंने इस सेमिनार पे कवर किया। तो यही इनका लास्ट पॉइंट था, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों ये थे कुछ मेन पॉइंट जो उन्होंने इस 5 घंटे के सेमिनार में बताए और मैंने कोशिश करी है यार कि भाई मैं इस पूरे 5 घंटे के सेमिनार को समराइज़ करके बहुत कम पॉइंट्स में आपको बता सकूँ। एक बार फिर से मैं पूरे 6 के 6 पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने कवर किया था वो था माइंडसेट। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव माइंडसेट वाले पर्सन से आपको दूर रहना है। दूसरा, सबके अपने लिए सक्सेस की मीनिंग पहले डिफाइन करो कि आपके लिए सक्सेस क्या है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है या फिर मनी है, जो भी आपके लिए सक्सेस की मतलब मीनिंग है उसको सबसे पहले डिफाइन करो। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट, मतलब कि आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट चुनना है जहाँ पर आपको हमेशा बैठ के पढ़ना है, लेट के या फिर किसी दूसरे तरीके से नहीं पढ़ना है। और उसके बाद इसमें और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई थी जो मैंने आपको बता चुका है। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं, रियल एस्टेट जो उन्होंने बताया था। रियल एस्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रॉपर्टी को ख़रीदना है और कैसे उसको सेल करना है, ये उन्होंने इस पॉइंट में कवर किया था। ठीक, तीसरा आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात हुई थी। इसमें 2 फंड्स की बात हुई, सबसे पहले पैसिव फंड और दूसरा एक्टिव फंड्स। और एक और चीज़ इसमें बात की गई थी वो था सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में बात की गई थी जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं, और जो निफ्टी होता है वो टॉप 50 कंपनी का क्या होता है, कलेक्शन होता है, उसको कहा जाता है निफ्टी। और एक्टिव फंड में मैंने आपको बताया था कि जो फंड, जो भी पैसा हम ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्टिव फंड। और पैसिव फंड उन्होंने समझाया कि जो भी पैसा हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, पैसिव फंड कहलाता है। इसके बाद बात हुई इन्फ्लुएंसर डोमेन की। इसमें भी मैंने आपको 4 मेन पॉइंट बताए जो उन्होंने कवर किए थे। वो थे कि आपको ऑल एज ग्रुप को टारगेट करके अपना कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप मतलब कि सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह कर रहे हो तो कोशिश करो, पेज वगैरह अगर आप बना रहे हो तो कोशिश करो कि आपको हर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना है। जैसे कि कॉमेडी हुआ, ब्लॉगिंग हुआ, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरा इसमें इन्होंने कवर किया था
और सारे सोशल मीडिया पर आपको वर्क करना है। तीसरा था खुद की ब्रांड वैल्यू बनाना है, मतलब लगातार आपको वीडियोस वगैरह अगर आप यूट्यूब पर तो क्रिएट करते रहना है, पेज वगैरह बना रहे हो या फिर सोशल मीडिया पर अदर सोशल मीडिया पर, तो वहाँ लगातार पोस्ट करते रहना, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। चौथा था अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट लिस्टिंग करना। ये सब इन्फ्लुएंसर डोमेन में उन्होंने कवर किया था कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो। इसके बाद आए थे हम लोग रिलेशनशिप पर, जो इनका 5th मेन पॉइंट था कि रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ड मैं कवर करूँगा, खुद की औकात सबसे पहले बनाओ। मतलब कि सबसे पहले आप खुद को मतलब कि एक जॉब वाला पर्सन बनाओ, या फिर एक जॉब अपने पास जब आपके पास हो तभी आप रिलेशनशिप में जाने की सोचो। ऐसा उन्होंने उस पर कवर किया था। और छठवां पॉइंट जो था वो था डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केट में आपको सीधे बताऊं कि अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल में जा कर के या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, तो उसके एड्स आपको शो होने लगते हैं। यही क्या कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको भी आप डीपली समझ सकते हो। तो यही कुछ पॉइंट थे जो उन्होंने इस 5 घंटे के सेमिनार में क्या किया, कवर किया। और मैंने इसको समराइज़ करने की कोशिश की, और आई होप कि आपको ये जो समरी है इस 5 घंटे की जो मैंने सेमिनार की समरी दी है आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो यार बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं आगे भी जो भी इनके सेमिनार होते रहेंगे उसको कोशिश करूँगा कि उसकी समरी निकाल करके आप सबको बताने की कोशिश करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।